Yeah, welcome again. You just see this chart. इस चार्ट में अगर हम लोग गौर से देखें तो हमको साफ साफ एक पर्टिकुलर लेवल दिख रहा है जिसने एक तगड़े रेजिस्टेंस का काम किया। एक बार यहाँ से पहले ये सपोर्ट था, इससे नीचे नहीं आ पा रही थी प्राइस। बाद में जब ये सपोर्ट टूट गया तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। आप देख रहे हैं इस रेजिस्टेंस ने कई बार आपको मौका दिया कि आप यहाँ पे कहीं इस चीज़ को सेल करते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लेते हैं, आपको मूवमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे कहीं आप वापस सेल करते हैं, स्टॉप लॉस यही लेते हैं, फिर आपको ये मूवमेंट मिला। फिर यहाँ पे एक मौका मिला, ये चीज़ वहीं तक वापस आई, आपने सेल किया, ये चांस आया। एंड अगेन चौथी बार वहीं से पलट के प्राइस वापस आ रही। तो इस तरीके से आप देखें कि 5 या 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये क्रूड का चार्ट है। इन्वेंट्री का दिन था, तो इन्वेंट्री के दिन में ये 8 बजे एक सबसे बड़ा डिप, कम से कम 50 पॉइंट का डिप 1 मिनट के अंदर आया। लेकिन जब चीज़ इतनी गिर गई तो ये कॉमन सेंस वाली बात थी कि इतनी बड़ी गिरावट पे एक 5 पॉइंट का रिस्क ले लेते हैं, ये सोच के कि हमको 5 पॉइंट के एसएल पे 10 पॉइंट 12 पॉइंट भी मिल जाए तो क्या बुरा है। किसी व्यक्ति ने यहाँ पे वो 5 पॉइंट का रिस्क लिया तो उसको 10-15 पॉइंट भी मिले। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रेल करता गया तो उस स्टॉप लॉस को छूने की कोई नौबत ही नहीं आई और अल्टीमेटली ये बढ़ के वहाँ से 60 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो हम लोग बात करते हैं चार्ट ट्रेडिंग की। चार्ट ट्रेडिंग में ये जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं बेयरिश मूवमेंट। नीचे जब गिरावट होती है तो बियर फेस कहलाएगा बेयरिश मूवमेंट। जब ये बढ़ के ऊपर चलेगा दिस इज कॉल्ड बुलिश मूवमेंट। और ये जो आप एक रेंज के बीच में किसी पर्टिकुलर चीज को घूमते हुए देख रहे हैं दिस इज रेंज बाउंड और साइड वेव्स। रेंज बाउंड या साइड वेव मूवमेंट है ये। नीचे आप ये वॉल्यूम के बार्स देख रहे हैं। आपको चार्ट में बहुत गौर से ये चीज़ देखनी है कौन कौन से ऐसे टाइम स्लॉट है जब सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, जब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और कौन से ऐसे टाइम स्लॉट्स है जब एकदम से ऊपर तेजी या मंदी का मूवमेंट आता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे कि जहां पर जाके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या होता है उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज़ बढ़ते बढ़ते कहीं पे उसमें जाके सेलिंग आई, वहाँ गया सेलिंग आई, फिर नीचे आया तो वापस बाइंग आने पे उसने उस लेवल को तोड़ा और फिर दूसरा लेवल आया जहाँ से ऊपर जाके फिर सेलिंग आई, तो ये कहलाता है रेजिस्टेंस लेवल R1 R2। आप बोर्ड पे देख सकते हैं। अगर सपोज प्राइस यहाँ से चल रही है, ये एक लेवल हो गया, ये कहलाएगा R1, ये एक लेवल कहलाएगा R2, और यहाँ पे हम कहेंगे ओवर बॉट लेवल। ये हो गया गिरते वक्त S1 S2, और ये कहलाएगा ओवर सोल्ड लेवल। जब भी कोई चीज़ चलती है तो जैसे हमने यहाँ से कोई टिप दी या कोई भी टिप पर आपको टिप दे रहा है, उसने कहा कि 6825 पे आप क्रूड को बाय करें। आपने स्टॉप लॉस लिया 5 पॉइंट्स का, तो 6825 पे आपने उसको बाय किया। ये पहले एक टारगेट बन जाना चाहिए। अगर यहाँ तक का भी टारगेट दे रखा है तो अभी नहीं आएगा, वहाँ पर जाके R1 पे जाके R2 पे जाके पहले एक सेलिंग आएगी। आप वहाँ पे सेल करके नीचे रीएंटर करने का अगर इरादा रखेंगे तो आपको कम टेंशन में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट में जाके R2 और उससे ऊपर के लेवल आने के चांसेस हैं। तो R1 रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 जहाँ से प्राइस टकरा के पलटती है वो कहलाता है रेजिस्टेंस,
ऊपर आ गया ओवरबॉट लेवल। ऐसे जब गिरते वक्त बात करें तो कोई चीज़ को सेल किया आपने तो सबसे पहले सपोर्ट 1 पे फर्स्ट टारगेट आ गया, वहाँ से वो चीज़ वापस बाउंस करके ऊपर गई, फिर उसको तोड़ के दोबारा अगले टाइम स्लॉट में, मतलब एक 6 बजे मूवमेंट आया तो दूसरा हो सकता है 6:30 या 7 बजे आएगा, तो आपको उस अगले टाइम स्लॉट का इंतज़ार करके उसमें काम करना है। लोग ऐसा करते हैं कि 6 बजे अगर कोई टाइम आपका स्टॉप लॉस टूटा है तो आप 6:05 पे फिर से रिएक्ट कर रहे हैं और फिर से आपने वहीं पे एक पोजीशन बना ली, लगातार 10 मिनट के अंदर 3 स्टॉप लॉस टूट गए तो फिर आपकी हालत खत्म हो जाएगी, आपके अंदर का जो बैलेंस है वो चला जाएगा और आप एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा लॉस क्रिएट कर सकते हैं। तो ओवरबॉट लेवल पे आप खरीदें, लेकिन छोटा वॉल्यूम, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ पे खरीद के रुकना नहीं है और बड़ा वॉल्यूम नहीं खरीदना है। ऐसी ओवरसोल्ड लेवल पे आप बेचो, क्योंकि ओवरसोल्ड लेवल से बहुत बड़ी बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन छोटा वॉल्यूम, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वहाँ पे बेच के ठहरना नहीं है आपको किसी भी हालत में। वहाँ लापरवाही से सेलिंग मत कीजिए कि बगैर स्टॉप लॉस आप सेल करके चले गए और वहाँ से एकदम बाउंस आया और मामला खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इनकर बिग लॉस। सो वी आर टेलिंग R1, R2 and then overbought level, S1, S2, support 1, support 2 and oversold level. Now अगर कोई रेंज बाउंड मूवमेंट है, अधिकतर समय तो बाजार रेंज बाउंड ही होता है, बस ये चीज़ समझनी है कि लोग यहाँ पे जब आते हैं अचानक किसी ने कमोडिटी में कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है, सिल्वर वही 40 to 43 घूम रही है, गोल्ड वही 25, 27, 25, 27 घूम रहा है, आप बोर हो गए, कम्युनिटी से थक गए, 3-4 महीने से वो रेंज बनी हुई थी, अब अचानक आपने देखा कि रेंज टूटी और भाग के आपको खबर आई कि गोल्ड 32, गोल्ड 34, सिल्वर 55, सिल्वर 59, 60, तो वहाँ से लहर आती है कि एक्साइटमेंट में नए ट्रेडर्स बाजार में आते हैं। क्या देख के आए हैं? वो बड़े बड़े मूवमेंट्स देख के आए हैं, और जब उनकी बारी आई स्क्रीन पे काम करने की तो मूवमेंट्स गायब अगले 2 महीने, फिर बाजार एक रेंज में फंस गया है। और आप देख रहे हो कि यार हम ही ने देखा था कि वो 8,000 पॉइंट, 10,000, 12,000 पॉइंट का सिल्वर में मूवमेंट आया था, 5,000 पॉइंट का गोल्ड में मूवमेंट आया था, अब क्या हो गया? तो हम आपको राज की बात ये कह रहे हैं कि 70 to 80% टाइम बाजार रेंज बाउंड होता है, उस 80% टाइम में हम अपनी कमाई का 20% भी नहीं कमाते। 20% टाइम ऐसा होता है जब 80% आप कमा सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट अचानक आते हैं और बहुत तेज़ी से आते हैं। तो मार्केट में काम करने के लिए, कमाने के लिए आपको इस राज को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप 80% टाइम बैठें और 20% टाइम काम करें। अगर ये तरीका रहा तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ना तो आपके ब्रोकरेज टैक्सेस की कॉस्ट ज़्यादा रहेंगे और ना आपको कोई रिस्क ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर आप 5 में से 2 मौक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप कैपिटल लॉस करें या कोई बड़ा नुकसान करें, इसकी संभावना खत्म हो जाती है। ये चार्ट है